हेलो, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अर्बन जोग्राफी के सिलेबस में हम लोगों ने डेफिनेशन, उसका अर्थ, परिभाषा देखी थी। आज हम लोग देखने वाले हैं स्कोप ऑफ अर्बन जोग्राफी, नगरीय भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है। जैसा कि हेडिंग से ही पता चल रहा है कि इसके नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र के बारे में पता करना है, मतलब उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो विषय क्षेत्र किसी भी विषय का स्कोप कहाँ तक है, मतलब सपोज फिजिकल जोग्राफी है तो फिजिकल जोग्राफी में क्या क्या आता है, उस तरीके से यहाँ पे अर्बन जोग्राफी का विषय क्षेत्र हम बताते हैं। अभी जो हमने लास्ट क्लास में स्टडी की थी उसकी डेफिनेशन, तो उसी के आधार पर इन्होंने कहा है कि पिछले उपर्युक्त अध्ययनों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि नगरीय भूगोल का विषय नगरीय भूगोल का विषय लचीला व गतिशील है। ठीक है, अच्छे से दिख रहा है ना आप लोग को? हाँ, गतिशील है और लचीला भी है। मतलब इसको अगर थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना चाहे तो हो जाता है इसमें। नगरों के विकास के साथ इनके रूप, आकार व समस्या में परिवर्तन हो रहे हैं। हाँ, हम लोग देख ही रहे हैं दिन प्रतिदिन नगरों का जो विकास हो रहा है, और उसका स्वरूप पहले कैसा सिटी था, अब कैसा सिटी है, पूरा चेंजेस हम लोग देखते आ रहे हैं। उसके आकार में और उसकी समस्या में भी परिवर्तन हो रहे हैं। पहले कुछ समस्याएं थी, अब कुछ समस्याएं हैं नगरों में भी। जैसे कि आप लोग देखते ही होंगे ओल्ड भोपाल कैसा है, अभी न्यू भोपाल कैसा है। पहले शहर कितना छोटा था, अब कितना बड़ा हो गया है। मतलब उसका विषय क्षेत्र है, उसका दायरा जो है वो बढ़ता जा रहा है। नगरीय भूगोल के विषय क्षेत्र को 4 प्रकार से हम लोगों ने यहाँ पर देखा है। इसके 4 डिवीजन इन्होंने बताए हैं। सबसे पहला है नगर एक इकाई के रूप में अध्ययन, द स्टडी ऑफ टाउन एज एन यूनिट। सेकेंड है नगर व उसके समीपवर्ती प्रदेश के संबंधों का अध्ययन, द स्टडी ऑफ टाउन एंड इट्स नेबरिंग एरिया। थर्ड है नगर का अन्य नगरों के साथ तुलनात्मक अध्ययन, अ कंपैरेटिव स्टडी ऑफ टाउन विद अदर टाउन्स। फोर्थ था अ स्टडी ऑफ प्लानिंग ऑफ टाउन्स। ठीक है, तो ये 4 जो है मेन इसके डिवीज़न है, जो इसको डिवाइड करते हैं कि अर्बन जोग्राफी में हम लोग कैसे क्या क्या इसका विषय क्षेत्र इसको बताया है। तो सबसे पहला जो है नगर को एक इकाई के रूप में अध्ययन करना, द स्टडी ऑफ टाउन एंड इट्स नेबरिंग एरिया। इसके अंतर्गत नगर का बसाव स्थान, बसाव स्थिति तथा स्थिति का अध्ययन किया जाता है। मतलब इसमें क्या स्टडी की जाती है? इसमें स्टडी की जाती है जब एक टाउन को एक यूनिट के रूप में स्टडी करते हैं, तो इसमें वहाँ पे क्या सेटलमेंट है, क्या उसकी सिचुएशन है, क्या उसकी लोकेशन है, इन सब की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मार्गों के आधार पर उसकी नाभीयता या नोडालिटी को आंका जाता है। कितने मतलब आकर वहाँ पर परिवहन मार्ग मिल रहे हैं, ठीक है, कितने ज़्यादा वहाँ पे मल्टी वो है रोड्स, ठीक है, कहाँ पे वो सिचुएटेड है। नगर की उत्पत्ति तथा विकास में कौन कौन सी भौगोलिक परिस्थितियां समय विशेष पर उत्तरदायी रही हैं, ये भी देखा जाता है। नगर में रहने वाले लोगों की संख्या, उनका वितरण, उनकी मौलिक एवं आर्थिक संरचना आदि बातों का अध्ययन भी किया जाता है। नगर का गठन व रूप कैसा है, उसका गठन कैसा है, उसका रूप कैसा है, ये सब कुछ जब हम लोग नगर एक इकाई के रूप में अध्ययन करते हैं तो उसमें ये सब कुछ स्टडी की जाती है। किस प्रकार उसका वर्तमान रूप सामने आया है, नगर के विभिन्न भागों में कौन कौन से कार्य और क्यों विकसित हो गए हैं, उनमें परस्पर क्या अंतर संबंध है। ठीक है, जो कार्य पहले होते थे वो उनमें क्या चेंजेस हुए हैं, क्यों विकसित हुए हैं, उनमें आपस में क्या इंटर रिलेशन है, ये सारा कुछ स्टडी की जाती है। नगर के विभिन्न भागों में कौन कौन से कार्य और क्यों विकसित हो गए हैं, उनमें परस्पर क्या संबंध है,
क्षेत्रीय फैलाव की दृष्टि से नगर आकार में छोटा है या बड़ा है, जो उसका सेटलमेंट है वो कैसे फैलाव हो रहा है, वो छोटा है या बड़ा है, छोटा हो रहा है बड़ा हो रहा है आदि सभी बातों के अध्ययन को इसमें शामिल किया जाता है। इसके इसको इसी तरह से व्यक्त किया जा सकता है, जैसे अभी हम लोग ने ऊपर पढ़ा था बसाव स्थान, बसाव स्थिति, नाभीयता, ऐतिहासिक विकास, नगर का आकार, नगर की जननांग संरचना, नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना। ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग देखते हैं जब हम लोग टाउन को एक यूनिट के रूप में स्टडी करते हैं। तो सबसे पहले है साइट, सिचुएशन, लोकेशन एंड नोडलिटी। ठीक है। नगरीय अध्ययन में, नगरीय भूगोल के अध्ययन में भूगोलवेत्ता का सर्वप्रथम कार्य यह होता है कि वह नगर किस स्थान पर बसा है तथा चारों ओर की प्राकृतिक एवं सामाजिक परिस्थितियाँ कैसी हैं, ये मतलब स्टडी की जाती है। कहाँ पे लोकेटेड है और वहाँ पे सराउंडिंग एरिया में क्या नेचुरल, क्या सोशल, क्या कंडीशंस है, वो देखी जाती हैं, एक जोग्राफर देखता है। तो सबसे पहले है बसाव स्थान या साइट। यह वह भूभाग है जिस पर नगर बसा हुआ है, इसी पर नगर का जन्म हुआ है तथा इसी पर वह फैल गया है। नगर के अध्ययन में यह इस निश्चित स्थान की भौगोलिक विशेषताओं का ठीक ठीक परिचय प्राप्त किया जाता है, अर्थात वहाँ का धरातल कैसा है, मिट्टी कैसी है, जल के स्रोत क्या क्या हैं, आवागमन के प्राकृतिक साधन कैसे हैं। जैसे यदि कोई नदी नगर के किनारे या उसके बीच से होकर बहती है तो उसकी प्रकृति कैसी है, किसी नगर की बनावट किस दिशा में होगी, यह उसके बसाव स्थान पर निर्भर करती है। यदि नगर किसी नदी के किनारे बसा है तो उसकी आकृति लंबी होती जाएगी, जैसे कि प्रयागराज, पटना। ठीक है। ये सब आएगा। नगर वास्तुकार अनेक बसाव स्थान चुनता है। जो नगर का प्लानर रहता है, जो प्लान करता है, वो अलग अलग चीज़ें देखता है। ठीक है। बसाव स्थान चुनता है, अनेक बसाव स्थान चुनता है, जैसे द्वीप, पहाड़ी, दो पहाड़ियों के बीच का प्रदेश, समतल, चौरस प्रदेश आदि। पूर्व मध्य युग में नगरों का विकास नदी घाटी तथा निम्न भूमि स्थानों में हुआ। इन स्थानों द्वारा नगर को व्यापार, जलापूर्ति, परिवहन की सुविधाएं मिलती थी। प्राचीन मध्यकाल में नदी के किनारे के स्थान नगरों के बसाव के लिए उपयुक्त माने जाते थे। सड़कों व रेलों के विकास ने प्राचीन मान्यताओं को बदल डाला। 19वीं शताब्दी के मध्य में रेलों का विकास हुआ तथा रेल एवं सड़क मार्गों के मिलन व किनारे के भूभाग नगरों के लिए उत्तम बसाव स्थान माने जाने लगे। पहले क्या होता था, जहाँ पे पानी की उपलब्धता होती थी, जैसे नदी, कुआं, तालाब, वहाँ पे लोगों का सेटलमेंट स्टार्ट होता था, रहते थे। धीरे धीरे कोई गांव है वही फिर नगर हो जाता था। ठीक है। तो यहाँ पे यही बताया कि पहले जो होता था, आज जब चेंजेस हुए, ये आपके सड़क और रेल मार्ग परिवहन ये सब स्टार्ट हो गए, तो अब सिचुएशन बदल गई है। अब वहीं पे लोग ज़्यादा रहना प्रेफर करते हैं जहाँ पर इन सब का अवेलेबिलिटी हो या ये बिल्कुल पास में हो। जैसे रेलवे स्टेशन के पास, या आप देखोगे एमपी नगर, यहाँ पे क्या है, कॉस्टली है और लोग वहाँ पे मतलब पॉश एरिया है। ठीक है। तो बसाव स्थान हमें गहन अध्ययन करना होता है, जिनको मानव अपने प्रयासों से बदल देता है। बड़े बड़े नगरों का बसाव स्थान तो बिल्कुल बदल जाता है। वह नगर के आकार की मॉर्फोलॉजी पर प्रभाव डालने वाला प्रमुख कारक है। नगर के विन्यास के लिए सबसे मुख्य बात उसके बसाव स्थान से है। ठीक है। तो ये यहाँ पे बताया है। अगला है हमारा सिचुएशन, बसाव स्थिति। इसका तात्पर्य नगर की बसाव भूमि के चारों ओर फैले भूदृश्य की विशेषताओं से होता है। इसमें नगर के चारों ओर फैली भूमि के भौतिक एवं सांस्कृतिक परिवेश का अध्ययन किया जाता है। नगर के चारों ओर की भूमि के उपजाऊपन को नगर की बसाव स्थिति के अध्ययन में शामिल किया जाता है। इस भूमि पर किस प्रकार के व कितने लोग रहते हैं, यह भी इसका अंग है। इसमें उन साधनों एवं मार्गों
का भी अध्ययन होता है जो नगर या उसके निकट से होकर गुजरते हैं। बसाव स्थान में बसाव स्थिति में सबसे पहले अंतर रेडजेल ने किया था। उसने बर्लिन नगर का अध्ययन करने पर बताया कि यह ऐसे स्थान पर बसा है जहां उसके बड़ा नगर बनने की संभावना नहीं थी, परंतु जर्मनी के उपजाऊ उत्तरी मैदान में इसकी बसाव स्थिति ही इसके विकास का कारण बनी और यह एक बड़ा नगर बन गया। ठीक है। हमारे देश में ऐसे नगर अधिक संख्या में हैं जो अपनी बसाव स्थिति के कारण बहुत अधिक विकसित हो गए हैं। जैसे दिल्ली महानगर की समीपता ने गाजियाबाद, सोनीपत, रोहतक, फरीदाबाद, नोएडा नगरों के तीव्र प्रसार में मदद की है, क्योंकि ये सब कहाँ थे? दिल्ली के आसपास। तो यहाँ पे जो आसपास के शहर थे वो भी ज़्यादा फैल गए, बसाव स्थान उनका बढ़ गया, बसाव स्थिति अच्छी हो गई। यद्यपि इन नगरों का बसाव स्थान समतल उपजाऊ है, लेकिन इनके बसाव स्थान के चारों ओर फैले भूभाग का विकास इतना अधिक हुआ है कि इन नगरों के आकार में भारी वृद्धि करने में विशेष योगदान दिया है। हावड़ा महानगर का बसाव स्थान धरातलीय दृष्टि से अधिक अनुकूलता नहीं रखता है, लेकिन अनुकूल केंद्रीय बसाव स्थिति ने उसे एक बृहद महानगर बनने में मदद की है। ठीक है। सेंट्रल में ये जो स्थिति थी उसने काफ़ी हेल्प की, इसलिए ये बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया। थर्ड है आपकी लोकेशन। प्रत्येक नगर की स्थिति अनन्य होती है। ठीक है। हाँ, क्योंकि हर नगर दूसरे नगर से भिन्न है। इसको दो प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक वास्तविक स्थिति और दूसरी सापेक्षिक स्थिति। एक एक्चुअल लोकेशन और दूसरी रिलेटिव लोकेशन। वास्तविक स्थिति का अर्थ नगर की अक्षांश एवं देशांतरीय स्थिति से है। वह नगर किस अक्षांश व देशांतर पर स्थित है, यह स्थिति उसकी विश्व मानचित्र को पहचान कराने में मददगार होती है। वही लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड से हम लोग देखते हैं। दूसरा है सापेक्षिक स्थिति का अर्थ नगर की अन्य स्थापित स्थानों से दूरी व दिशा बताने से संबंधित है। एक नगर किसी महत्वपूर्ण नगर से कितनी दूर व किस दिशा में स्थित है उसकी पहचान कराने में सहायक होती है। जैसे भोपाल के पास इंदौर है, तो इंदौर जितना डेवलप्ड हुआ है उतना जबलपुर, सागर, ग्वालियर नहीं हुए हैं। ठीक है। अब दोनों का लिंकअप समझ लो, भोपाल से इंदौर का विकास हुआ है या इंदौर से भोपाल का विकास। ठीक है। भौगोलिक वर्णन में नगरों की स्थिति उसके इतिहास की झलक दिखलाती है। सरकारी गजेटरियों से नगरों की स्थिति के बारे में पता लगता है कि, लेकिन भूगोल गजेटियर से भी अधिक बातों की स्थिति में अध्ययन करता है। जिस प्रकार इतिहासकार घटनाओं के बारे में अपना आलोचनात्मक निर्णय देता है तथा इसके महत्व व घटनाओं का आपसी संबंध भी ज्ञात करता है, उसी प्रकार से भूगोलविद्या किसी क्षेत्र में मानव समूह के पाए जाने तथा मानव द्वारा इस स्थान को चुने जाने के कारणों पर प्रकाश डालता है। फोर्थ है नोडलिटी, मतलब नाभीयता। भूगोलविद्या नगर के महत्व को मार्गों की दृष्टि से निर्धारित करता है। ये इम्पोर्टेंट है आज के टाइम में बहुत ज़्यादा। भूगोलविद्या नगर के महत्व को मार्गों की दृष्टि से निर्धारित करता है। कोई नगर कितने मार्गों का मिलन स्थल है और कैसे मार्ग वहाँ आकर मिलते हैं, NH, SH, ठीक है, आदि बातें उसके अध्ययन का प्रमुख विषय है। जो नगर जितने अधिक मार्गों द्वारा जुड़ा होता है उसका विकास भी उतनी ही तेजी के साथ होता है। वह नगरीय बस्ती की स्थिति, आकार व कार्य का मूल्यांकन उसके प्राकृतिक रूपों में करता है। नगर की नाभीयता ना तो उसके भौतिक बसाव से जानी जा सकती है और न मानव निर्मित मार्गों द्वारा जो बस्ती में होकर या बस्ती से अन्य स्थानों को जाते हैं, बल्कि इस बात से उसकी नाभीयता का पता लगता है कि इन मार्गों पर कितना ट्रैफिक चलता है। दूसरे शब्दों में नगर को मार्गों के केंद्र, फोकस के रूप में मानकर उसके कार्यों को आधार मानकर ही नगर की नाभीयता को मापा जा सकता है। ये वे केंद्रीय कार्य होते हैं जिनके द्वारा नगर अपने समीपवर्ती प्रदेश व बस्तियों से संबंध जोड़ता है। मतलब यहाँ पे कुल मिला के यही बताया है कि ये नहीं है कि कितने मार्ग आ रहे हैं, कितनी रोड्स हैं, कितना क्या है, बल्कि ये है कि उसमें लोग कितना यूज़ कर रहे हैं, ट्रैफिक कितना है। सपोज आपके यहाँ से नेशनल हाईवे निकले हैं, 3-4 निकले, ठीक है, पर वहाँ पे कोई आता ही नहीं है इस साइड,
तो कोई मतलब नहीं है। यूज़ वही है जब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग यूज़ किए। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, एक पॉइंट हुआ है अभी। ठीक है, अब है आपका अगला पॉइंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। ठीक है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट नगरीय भूगोल की दूसरी विषय वस्तु भौगोलिक पृष्ठभूमि में नगर का ऐतिहासिक अध्ययन अर्थात नगर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विश्लेषण है। नगरीय बस्ती की उत्पत्ति के समय उसकी बसाव स्थिति व बसाव स्थान की भौतिक दशाएं प्रभाव डालती हैं। ठीक है, इसमें ऐतिहासिक अध्ययन शामिल होता है, लेकिन भूगोलविद्या इस बात का भी परीक्षण करता है कि समय के साथ व्यवस्था किस प्रकार बनती और बिगड़ती रही है। बसाव स्थान व बसाव स्थिति को नगर ने विस्तार व विकास के साथ साथ किस प्रकार परिवर्तित किया है। वह नगर के विकास की विभिन्न अवस्थाओं का विवेचन करता है कि नगर अपने विकास में प्राकृतिक परिस्थितियों से कहाँ तक प्रभावित हुआ तथा मानव ने नगर के विकास के लिए इन परिस्थितियों को कहाँ तक, किस सीमा तक परिवर्तित किया है। वह नगर के विकास में अन्य परिस्थितियों का भी विवेचन करता है। कभी कभी राजनीतिक घटनाएं नगरों के विकास एवं उद्भव के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। तो यहाँ पे यही है कि सिर्फ उसकी भौगोलिक पृष्ठभूमि ही नहीं देखी जाती है, जोग्राफर जो है उसका हिस्टोरिकल डेवलपमेंट भी देखता है, कैसे उसका स्वरूप बदला, पहले कैसा था, कितना बना, कितना बिगड़ा। ठीक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पर शामिल की जाती है। जैसे चंडीगढ़, भुवनेश्वर, कैनबरा, नई दिल्ली नगरों का जो विकास है राजनीतिक कारणों से हुआ है। इसी प्रकार जमशेदपुर बोकारो ने भी जो प्रभाव डाला है, वो क्यों डाला है, यहाँ पे जो थे वो रिसोर्सेज थे, तो रिसोर्सेज के कारण ही यहाँ पे चेंजेस हुए हैं। तो राजनीतिक या ऐतिहासिक घटनाओं का कोई महत्व नहीं होता है। कभी कभी राजनीतिक कारण नगरों के विकास में रुकावट भी पैदा कर देते हैं। जैसे अयोध्या, उज्जैन, चित्तौड़ किसी समय बड़े महत्वपूर्ण नगर थे, लेकिन राजनीतिक कारणों से उनका विकास रुक गया। प्राचीन समय में राजाओं द्वारा कुछ स्थानों को अपनी राजधानी स्थल बना लेने से वहाँ पर नगरों का विकास हो गया, जैसे दिल्ली, आगरा, जयपुर। ठीक है, तो वो यही है कि हर चीज़ का इफेक्ट पड़ता है, वहाँ पे क्या सिचुएशन है और लोग कैसे हैं और क्या हो रहा है। सपोज किसी क्षेत्र का, अपने भोपाल का ही डेवलपमेंट हो रहा है, पर यहाँ पे हिंदू मुस्लिम वाद विवाद हो जाए तो शायद उतना डेवलपमेंट ना हो। फिर सिचुएशन ये पॉलिटिकल ही लोग जो हैं वही डेवलपमेंट करते हैं, तो वही फिर उसको रोक के कहीं और पे विकास करने लगते हैं, उसको नेगेटिव उसमें चला जाता है। वर्तमान में विशेष रूप से नगरों की बसाव स्थिति व बसाव स्थान की धरातलीय विशेषताओं पर ऐतिहासिक प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। नगरीय भूगोलविद्या यह जानने का प्रयास करता है कि वह नगर स्थायी बस्ती के रूप में सबसे पहले कब उदित हुआ तथा कौन सी घटनाएं उसके स्थान या पतन के लिए जिम्मेदार रहीं। इस प्रकार नगर का ऐतिहासिक विकास क्रम जानना भूगोलविद्या के लिए अति आवश्यक है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका आकार। ठीक है, साइज क्या है। नगरीय भूगोल में नगर के आकार को दो प्रकार से अध्ययन किया जाता है। सबसे पहला, नगर की जनसंख्या के आधार पर नगरीय बस्तियों को कई श्रेणियों में रखा जाता है, जैसे सबसे पहले कस्बा, फिर नगर, फिर महानगर, फिर बृहद नगर, वही सिटी, टाउन, सिटी, फिर आपका मेट्रो सिटी, फिर मेगालोपोलिस सिटी, इस तरीके से डिवाइडेड हैं। भारतीय जनगणना विभाग नगरीय बस्तियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर 6 भागों में व्यक्त करता है। 5,000 से कम जनसंख्या, 5,000 से 9,999, फिर 10,000 से 19,999, फिर 20,000 से 49,999। मध्यम आकार के जो कस्बे हैं उनको इन्होंने 50,000 से 99,999 जनसंख्या। आकार के बड़े कस्बे जो हैं, लार्ज टाउन वाले, वो 1 लाख या उससे अधिक जनसंख्या आकार की नगरीय बस्तियों को नगर या शहर का पद दिया है। 10 लाख से 30 लाख तक के नगर को महानगर या मेट्रोपॉलिटन सिटी कहा है। 30 लाख से 30 लाख जनसंख्या रखने वाले महानगर को बृहद या मेगालोपोलिस का नाम दिया जाता है। इन सभी बस्तियों का नगरीय भूगोल में वर्णन किया जाता है तथा उसकी श्रेणी निर्धारित करने का आधार बताया जाता है। दूसरा डिवीजन है नगर का क्षेत्रीय फैलाव, अर्बन एक्सपेंशन कितना हुआ है।
कितनी भूमि पर है। नगर अपने विभिन्न कार्यों के लिए भी भूमि का उपयोग करता है। जो नगर जितना अधिक कार्यों का जमाव रखता है उसको उतना ही अधिक भूमि की आवश्यकता होती है। इसलिए नगर के कुल क्षेत्रफल के आधार पर उसका आकार निर्धारित किया जा सकता है। नेक्स्ट है आपका जननांकिकी संरचना, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। नगर मानव निर्मित है। नगर में रहने वाले लोगों के प्रत्येक क्रियाकलाप का उस पर प्रभाव पड़ता है। इसलिए नगर में रहने वाले लोगों का अध्ययन नगरीय भूगोल का एक महत्वपूर्ण विषय है। नगर की जनसंख्या कितनी है, किन किन वर्षों में किन कारणों से इसमें कमी या वृद्धि हुई है। नगर में जनसंख्या का वितरण एवं घनत्व, जनसंख्या एवं मकानों का अनुपात, साक्षरता, सामाजिक एवं आर्थिक दशा, आयु संरचना, कार्यकर्ताओं की संख्या एवं उनकी व्यावसायिक संरचना, नगर में लोगों का आवर्जन आदि बातों का नगरीय भूगोल में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, वही कितना यहाँ पे माइग्रेशन हुआ है, कितनी कमी हुई है, जनसंख्या कितनी है, किन वर्षों में इसमें कमी या वृद्धि हुई है, यही सब यहाँ पे डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर में स्टडी की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना। इसका लास्ट है, फिर हम लोग ने जो डिवाइडेड किए थे वो अगला पॉइंट रहेगा, वो हम लोग अगले उसमें लेक्चर में कवर करेंगे। नगर की भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना, इसकी फिजिकल और फंक्शनल स्ट्रक्चर ऑफ टाउन। अब तक के अध्ययन से स्पष्ट होता है कि भूगोल में वर्तमान बस्ती का अध्ययन करना प्रमुख उद्देश्य होता है। राउल ब्लैंचार्ड ने कहा है, इसके अध्ययन के दो पहलू हैं। पहला, नगर की कार्यात्मक संरचना, फंक्शनल स्ट्रक्चर। दूसरा है नगर के आकार की या गठन, मॉर्फोलॉजी स्ट्रक्चर। ये दोनों आपस में एक दूसरे से संबंधित हैं तथा नगर में एक ही प्रकार के कार्यात्मक क्षेत्र स्थापित करने में मदद देते हैं। नगर का कार्यात्मक अध्ययन करने के लिए हमें उसकी भूमि उपयोग का वर्गीकरण एवं मानचित्रण करना पड़ता है। मकानों के प्रकार, उनका उपयोग, जनसंख्या का घनत्व व व्यवसाय, सड़कों व चौराहों पर ट्रैफिक का महत्व, ट्रैफिक का घनत्व, व्यापार उद्योगों का जमाव, प्रशासकीय व धार्मिक इमारतों की स्थिति, मनोरंजन स्थल आदि नगरीय विशेषताएं भौगोलिक अध्ययन करने में मदद देते हैं। इस अध्ययन के लिए भूगोलवेत्ता को वर्गीकरण, क्षेत्रीय सर्वेक्षण विधि तथा मानचित्रीय विधियों को अपनाना पड़ता है। मानचित्र की प्रविधि से नगर के ढांचे को ऐसा प्रदर्शित करता है कि मानचित्र पर एक दृष्टि डालने से ही नगर की रूपरेखा स्पष्ट हो जाती है। उपर्युक्त सभी बातों से आज के समय में भूगोलवेत्ता से प्रमुख रूप से संबंधित हैं। साथ साथ यह सब बातें उन सब के लिए भी दिलचस्प बन गई हैं जो नगर की संरचना में अपनी रुचि रखते हैं। भारत में अनेक नगरों का विस्तृत अध्ययन उपर्युक्त विधियों को अपनाकर किया गया है। इन नगरों के जो भी मानचित्र बनाए गए हैं उनसे न केवल नगर की आकृति या भौतिक स्वरूप का ज्ञान होता है बल्कि नगर के कार्यों और उनके स्तरों का भी परिचय मिल जाता है। उदाहरण के लिए फिरोजाबाद नगर के अध्ययन में उसके मकानों के आकार, मकानों द्वारा संपादित कार्य विशेष रूप से चित्रित किए गए हैं। R.L. सिंह ने बनारस व बेंगलोर नगरों की संरचना का महत्वपूर्ण अध्ययन किया है। मंजूर आलम ने हैदराबाद, सिकंदराबाद नगरों के कार्य प्रदेश स्थापित किए हैं। वर्तमान में बड़े बड़े नगरों के सुनियोजित विकास के उद्देश्य से नगर विकास प्राधिकरण, टाउन डेवलपमेंट अथॉरिटी स्थापित किए गए हैं जो नगरों का वर्तमान कार्यात्मक आकार का अध्ययन करने के बाद ही नगर के सुधार के लिए मास्टर प्लान तैयार करते हैं। स्पष्ट है कि किसी भी नगरीय अध्ययन में नगर की कार्यात्मक आकार का महत्व व्यापक व उपयोगी है। तो ये आपका पहला जो पॉइंट था, नगर को एक यूनिट के रूप में जो स्टडी की जाती है उसके और क्या क्या उसमें शामिल रहता है, तो ये हम लोगों ने स्टडी की। उसकी बसाव स्थान, बसाव स्थिति, उसकी साइज, उसका आकार, उसकी डेमोग्राफिक संरचना, उसकी हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, नगर का भौतिक एवं कार्यात्मक संरचना, ये इसमें शामिल है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे
अ स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन टाउन एंड इट्स नेबरस एरिया। ठीक है, नेबरिंग एरियाज जो थे उसके बारे में स्टडी करेंगे कि नगर और उसके समीपवर्ती जो पड़ोसी क्षेत्र हैं उनके बारे में अध्ययन में क्या क्या शामिल किया जाता है। थैंक यू सो मच।